ये कहानी है एक ऐसी गरीब लड़के की जिसे एक राजकुमारी से प्यार हो जाता है। और जब वो लड़का राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार करता है तो वो उसे 3 ऐसे काम करने को देती है जो आज तक कोई भी पूरा नहीं कर सका। अब क्या वो लड़का इन तीनों कामों को पूरा कर राजकुमारी से शादी कर पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। द लास्ट एक्सप्लेनर स्पीक नाउ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें समुद्र के राजा सीजर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक अंगूठी होती है क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली थी। तभी एक मेंढक उसके पास आता है और कहता है कि महाराज, जिस मछली से आप शादी करने वाले थे वो भाग गई। इतना सुनकर सीजर को बहुत क्रोध आता है और वो समुद्र में बवंडर ला देता है और उस मछली को खोजने को कहता है। फिर अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एमिलिया है और वो अपने अंधे पिता के साथ रहता था जो कि लोहार का काम करते थे। एक दिन वो अपने पिता से छुपकर कहीं जा रहा होता है लेकिन उसके पिता उसकी आहट सुन लेते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। इसके बाद वो उसे नदी में मछलियां पकड़ने भेज देते हैं और एमिलिया स्लाइड करते हुए नदी के पास पहुंच जाता है। जब वो मछलियां पकड़ रहा होता है तो पानी में कुछ बुलबुले उठती हैं जिसे देखकर वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी एक मछली आकर उसकी बाल्टी में गिरती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। जब वो मछली पकाने की तैयारी कर रहा होता है तो वो मछली उससे कहती है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तो एमिलिया उससे कहता है कि मैं शहर देखना चाहता हूँ लेकिन चूल्हे से नहीं हटना चाहता। इतना सुनकर मछली एमिलिया को चूल्हे के साथ ही घर से बाहर निकालती है और शहर की तरफ ले जाने लगती है। रास्ते में सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। रास्ते में उसे बहुत ठंड लगती है इसलिए वो मछली से कहता है कि क्या तुम ये कड़ाके की ठंड को गर्मी में बदल सकती हो। तो इतना सुनकर वो मछली कुछ जादू करती है और सभी बर्फ पिघलने लगती है और देखते ही देखते गर्मियां शुरू हो जाती हैं। ये देखकर एमिलिया बहुत खुश होता है लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि उसने अपनी 2 बीस फालतू में ही बर्बाद कर दी। तभी अचानक उसका सामना कुछ डाकुओं से होता है और वो एमिलिया की तलाशी करते हैं लेकिन उन्हें उसके पास कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती। इसलिए वो उसकी बाल्टी को ही अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन एमिलिया किसी भी हाल में अपनी मछली को नहीं खोना चाहता था इसलिए वो बाल्टी को छीनकर वहां से भाग जाता है और उस मछली को नदी में फेंक देता है। तभी वे डाकू उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है और उसे आजाद कर देती है। आजाद होते ही वो उस मछली को ढूंढने लगता है लेकिन वो मछली उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वो लड़की उससे कहती है कि मेरा नाम वैसिलिसा है। उसकी आवाज सुनकर एमिलिया पहचान जाता है कि वो मछली कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है। इसलिए वो उसका स्कार्फ चुरा लेता है ताकि वो कहीं भाग न सके। इसके बाद वो अपनी तीसरी इच्छा मांगने के लिए भी राजी हो जाता है। वो मछली से कहता है कि मैं राजा जार की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हम जार की बेटी अनफिस को देखते हैं। तभी उसके पास एक विदेशी राजदूत आता है जिसका नाम लॉर्ड रॉनमक होता है। वो राजकुमारी अनफिस को तरह तरह के गिफ्ट देकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसने राजकुमारी को एक ऐसा बाजा दिखाया जिसे अंदर से एक बौना आदमी बजाता था लेकिन सबको लगता था कि ये बाजा अपने आप ही बज रहा है। तभी एमिलिया और वैसिलिसा भी महल में आ जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। तभी राजा जार लॉर्ड रॉनमक को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि ये बाजा तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो एक ऐसी बिल्ली है जो अगर गाना गाए तो सभी लोग अपने आप ही नाचने लगते हैं। इतना सुनकर लॉर्ड भी उससे कहता है कि वो इस बिल्ली को देखना चाहता है। तभी वहाँ एमिलिया भी आ जाता है और राजा जार से कहता है कि मैं ये बिल्ली पकड़ कर ला सकता हूँ लेकिन बदले में आपको मेरी शादी राजकुमारी अनफिस से करानी होगी। ये सब सुनकर राजकुमारी हैरान हो गई लेकिन जार उसकी बहादुरी देखकर खुश हो जाता है और उसकी इस बात पर राजी हो जाता है। फिर एमिलिया वैसिलिसा के साथ उस बिल्ली को खोजने जाता है। रास्ते में वैसिलिसा उसे बताती है कि उस बिल्ली को ला पाना नामुमकिन है क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति उस बिल्ली के पास पहुंचता है तो वो बिल्ली उससे अपनी पसंद का गाना चुनने को कहती है। अगर वो बिल्ली गम वाला गाना गाए तो आदमी रोते रोते मर जाता है और अगर खुशी वाला गाए तो आदमी तब तक नाचता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। लेकिन एमिलिया फिर भी नहीं डरता और वैसिलिसा के साथ मुश्किल रास्तों से होता हुआ उस बिल्ली के पास पहुंच जाता है और बिल्ली उसे एक गाना चुनने को कहती है तो एमिलिया दुख भरा गाना चुनता है। इतना सुनकर बिल्ली एक दुख भरा गाना गाने लगती है लेकिन एमिलिया पर इसका कोई भी असर नहीं होता
और उल्टा वो भी इस गाने को गाने लगता है। ये सब देखकर बिल्ली हैरान हो जाती है और कहती है कि ये गाना तुम्हें किसने सिखाया। तो एमिलिया उससे कहता है कि ये गाना मुझे मेरी माँ ने सिखाया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे यही गाना सुनाती थी। इसके बाद वो बिल्ली को दूध और बहुत सारा खाना खिलाता है। ये सब देखकर वो बिल्ली बहुत खुश होती है और एमिलिया के साथ जाने को तैयार हो जाती है। तभी हम बेसिलिसा को देखते हैं, जिसके पास सीजर का एक जासूस मेढक आता है और कहता है कि शादी की सभी तैयारियां हो गई हैं, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द पानी में आना होगा। ये सब एमिलिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तो बेसिलिसा उसे समझाती है कि एक बार सीजर ने एक मछुआरे से उसकी जान बचाई थी, इसलिए मुझ पर उसका कर्ज है और इस कर्ज के बदले में वो मुझसे शादी करना चाहता है। इसके बाद वो उस बिल्ली को लेकर महल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अंग्रेज राजा जार से उसकी बेटी का हाथ मांग रहा था। फिर बिल्ली अपना गाना बजाना शुरू कर देती है, जिससे सभा में बैठे सभी लोग अपने आप ही नाचने लगते हैं। जब वो नाचते नाचते काफी थक जाते हैं तो राजा जार उस बिल्ली से गाना बंद करने को कहता है। एमिलिया की बहादुरी को देखकर राजा जार बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी की शादी एमिलिया के साथ कराने को राजी हो जाते हैं। लेकिन राजकुमारी अनफिस एमिलिया जैसे किसी साधारण लड़के से शादी कैसे कर सकती थी, इसलिए वो एमिलिया को एक और जोखिम भरा काम देने का फैसला करती है। रात को राजकुमारी अनफिस अपनी माँ को बुलाती है, जो कि एक चुड़ैल है, और वो अनफिस को एमिलिया के लिए एक बहुत मुश्किल काम बताती है। अगली सुबह हम लॉर्ड रॉनमक को देखते हैं, जो अपने अंग्रेजी जूसर से राजा जार को खुश करने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर भी एक बौना इंसान था जो उसके अंदर से जूस बनाकर दे रहा था। तो राजा जार उससे कहता है कि तुम्हारे ये जूसर तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो एक ऐसा मेज पोस है जिसे टेबल पर रखकर अगर उससे कोई भी खाने की चीज मांगे तो मिल जाती है। ये सुनकर वो अंग्रेज हैरान हो जाता है और वो राजा जार से कहता है कि वो भी इस कपड़े को देखना चाहता है। तभी राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि एमिलिया इस कपड़े को ले आएगा। फिर राजा जार एमिलिया को बुलाता है और उसे ये मेजपोश लाने को कहता है। फिर एमिलिया बेसिलिसा के साथ उस मेजपोश को लाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में बेसिलिसा उसे बताती है कि ये मेजपोश दो भाइयों के पास है, जो कि पत्थरों के शहर में रहते हैं और भी इस मेजपोश को कभी नहीं देंगे। फिर वो दोनों एक झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ रहने वाले बाबा से कुछ खाना मांगते हैं। फिर वो बाबा उन्हें थोड़ा सा खाना देता है और कहता है कि अगर तुम थोड़ा पहले आते तो हम तुम्हें पेट भर खाना देते। उन दोनों के प्यार को देखकर बेसिलिसा उससे कहती है कि ये दोनों बिल्कुल सुई और धागे की तरह हैं। फिर काफी दूर सफर तय करने के बाद वो पत्थरों की नगरी पहुंच जाते हैं, जहां पर दो आदमी लगातार खाते ही जा रहे थे। वो इस तरह खा खा कर अपनी जिंदगी से काफी तंग आ गए थे और चाहते थे कि कोई आकर इस कपड़े को यहाँ से ले जाए। जब एमिलिया उस कपड़े को चुराने की कोशिश करता है तो वो उसे नारियल मारकर बेहोश कर देते हैं। तभी वहाँ बेसिलिसा आती है और उनसे झरने का पानी मांगती है और कहती है कि तुम दोनों इस पानी में अपने आप को देखो। जब वो दोनों भाई पानी में अपने आप को देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि किसी समय वो सिपाही हुआ करते थे और आज वो इतने मोटे हो गए कि चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो और इस मेज पे उसको जल्द से जल्द ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना मन बदल लें। इतना सुनकर बेसिलिसा उस मेज पे उसको लेकर एमिलिया के साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उन दोनों भाइयों का मन बदल जाता है और वो मेज पोस्ट को लेने बेसिलिसा के पीछे भागते हैं, लेकिन अधिक मोटे होने के कारण वो वहां से आगे नहीं जा पाते। बाद में जब एमिलिया को होश आता है तो वो अपनी होने वाली पत्नी अनफिस के लिए फूल तोड़ने लगता है। तो बेसिलिसा उससे समझाती है कि राजकुमारी अनफिस तुम्हें मारना चाहती है, इसलिए वो तुम्हें यह संभव काम दे रही है, लेकिन एमिलिया उसकी एक नहीं सुनता। वो बेसिलिसा को एक शायरी सुनाता है जो उसने राजकुमारी अनफिस के लिए लिखी थी। तो वो शायरी सुनकर बेसिलिसा ही इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो मेजपोश लेकर शहर पहुंच जाते हैं। तो राजा जार को खबर मिलती है कि एमिलिया कपड़ा लेकर लौट आया। तो जब जार और अनफिस चौराहे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एमिलिया शहर के लोगों को मुफ्त में खाना बांट रहा है। ये सब देखकर अनफिस को बहुत क्रोध आता है और वो एमिलिया को मारने के लिए एक और चाल चलती है। वो एमिलिया से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें दूसरी दुनिया में जाकर मेरी मरी हुई माँ से हमारी शादी की इजाजत लेनी होगी। तो एमिलिया उसकी इस बात पर भी राजी हो जाता है। फिर रात को बेसिलिसा ने उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने का रास्ता बताया और वो उसे इस बात से भी सावधान कराती है
जबकि आज तक वहाँ से कोई भी नहीं लौट कर आया। मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने से पहले वो बेसिलिसा के साथ अपने घर जाता है, लेकिन वो अपने पिता के सामने नहीं आता। उसके पिता बेसिलिसा को एमिलिया के सभी अच्छे कर्मों के बारे में बताते हैं। जल्दी उन्हें वहाँ एमिलिया के होने का भी एहसास हो जाता है, तो वो आवाज देकर उसे अपने पास बुलाते हैं। फिर एमिलिया अपनी सभी शरारतों की माफी उनसे मांगता है। इसके बाद वो बेसिलिसा से अपनी तीसरी इच्छा भी मांगता है। वो कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, और फिर बेसिलिसा उसकी ये इच्छा भी पूरा कर देती है। जब वो नदी किनारे पहुंचते हैं तो एमिलिया उसे उसका स्कार्फ लौटा देता है और कहता है कि आज से तुम आजाद हो, अब तुम कहीं भी जा सकती हो। लेकिन वो फिर भी उसे छोड़कर नहीं जाती और जाकर नाव पर बैठ जाती है। फिर वो दोनों मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हमें पता चलता है कि बेसिलिसा कोई और नहीं बल्कि वहां के राजा की बेटी है। दरअसल एक बार बेसिलिसा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिस कारण उसके पिता ने उसे एक मछली में बदल दिया था। फिर बेसिलिसा अपने पिता से कहती है कि हमें रानी एग्रिप्पिना की तलाश है। फिर उसके पिता रानी एग्रिप्पिना को बुलाते हैं। जब रानी एग्रिप्पिना वहाँ आती है तो एमिलिया उससे कहता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, तो वो उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर देती है। लेकिन बाद में जब बेसिलिसा के पिता उसे खाने का लालच देते हैं तो वो मान जाती है, क्योंकि उसकी मौत भूख के कारण ही हुई थी। ये सब देखकर राजा जार बहुत खुश होता है। जब बेसिलिसा अपने पिता को अलविदा कहती है तो वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद एमिलिया सब कुछ भूल जाएगा। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और नाव से उतरकर महल की तरफ भागता है, और बेसिलिसा मछली बनकर दोबारा पानी में चली जाती है। इसके बाद एमिलिया राजकुमारी एनफिस के पास पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन किससे ये मुझे खुद नहीं पता। इतना सुनकर राजकुमारी उसे धोखा देने के जुर्म में कैद करा लेती है। वो उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी वहाँ बेसिलिसा भी आ जाती है और कहती है कि एमिलिया को छोड़ दो, इसके लिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। इतना सुनकर राजकुमारी एनफिस एमिलिया को छोड़ देती है और बेसिलिसा से उसका स्कार्फ ले लेती है, और वो बेसिलिसा से अपनी पहली इच्छा मांगकर खुद वहाँ की रानी बन जाती है और अपने पिता से उनका ताज छीनकर उन्हें एक जगह कैद करा देती है। इसके बाद वो अपनी दूसरी इच्छा मांगती है कि वो इंग्लैंड के राजा की पत्नी बने। तभी कुछ राजदूत उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद हम एमिलिया को देखते हैं, जो याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उससे प्यार किससे हुआ है। तभी उसके पिता उसके सामने सुई और धागे की बात करते हैं। तभी एमिलिया को एहसास होता है कि वो बेसिलिसा से प्यार करता है और उसे बेसिलिसा के साथ बिताए सभी पल भी याद आ जाते हैं। इसके बाद वो अपने पिता और भाइयों के साथ महल पहुंच जाता है और महल के दरवाजे को तोड़कर बेसिलिसा को खोजने लगता है। बेसिलिसा को यकीन नहीं होता कि एमिलिया उसके लिए यहाँ आया है। तभी वहाँ राजकुमारी एनफिस भी आ जाती है और अपनी तीसरी इच्छा मांगती है कि वो भी बेसिलिसा की तरह ही एक जादूगरनी बन जाए। तो बेसिलिसा उसकी ये इच्छा भी पूरा कर देती है, जिससे राजकुमारी एनफिस एक मछली बन जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसने ये विष मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो दूसरों की इच्छा ही पूरा कर सकती थी। फिर वो अपने एक नौकर को बुलाती है और कहती है कि तुम ये विष मांगो कि राजकुमारी एनफिस की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो जाए। और जैसे ही नौकर ने ये विष मांगी तो समुद्र में से सीजन निकलकर बाहर आता है और राजकुमारी एनफिस को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि असल में तो वही दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। तभी बेसिलिसा का सिराप भी खत्म हो जाता है। फिर एमिलिया बेसिलिसा से अपने प्यार का इजहार करता है। फिर वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।